नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन आप लोग का 2022 से 26 है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मेजर पेपर जो 14 आपका सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, तो इसके सेट 3 के बारे में बात करने वाले। इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उस 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन आपके 2 ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए जो तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा होता है, यानी कि इनसे जो है ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर का होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 6 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 4 ही बनाना होता है। तो अगर एक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है तो 4 क्वेश्चन की बात करें तो ये 60 नंबर, यानी कि अगर टोटल वेटेज की बात करें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का, तो ये आपका हो जाएगा 70 नंबर का, यानी कि 60 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन, 10 नंबर है, यानी कि 70 नंबर। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। तो क्वेश्चन जो आपका 1 का जो ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, मेंशन 1 मेजर फॉर स्ट्रेंथिंग नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ बनाने का एक उपाय बताइए, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण किस तरह जो मजबूत बनाया जा सकता है, इसके बारे में एक उपाय बताना है। तो राष्ट्रीय एकीकरण को सुदृढ़ बनाने का एक प्रमुख उपाय सभी धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोगों के बीच एकता, भाईचारे और समानता की भावना विकसित करना है, जिससे जो है राष्ट्रीय एकता और आपसी विश्वास मजबूत होता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, तो इसको आप लोग जानते होंगे। तो राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है कि देश के जो है सभी लोग मिलजुल कर एकता से रहे। इसे मजबूत बनाने का सबसे अच्छा उपाय है कि सभी धर्मों, जातियों, भाषाओं और जो क्षेत्रों के लोगों के बीच जो भाईचारा और समानता की भावना बढ़ाना। जब जो है लोग एक दूसरे को सम्मान करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे और देश के हित को सबसे ऊपर रखेंगे, तब जो है राष्ट्रीय एकता अपने आप में जो है मजबूत हो जाएगी। तो ये आपका राष्ट्रीय एकीकरण, इस तरह इसको आप मजबूत बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मेंशन 1 फीचर ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। गठबंधन राजनीति की एक विशेषता बताइए। तो गठबंधन राजनीति की एक विशेषता बताना है। गठबंधन राजनीति होता है क्या कि जब एक पार्टी को, एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो वो जो है 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों, यानी कि अधिक राजनीतिक पार्टियों से के साथ जो है मिलकर जो है अपना सरकार बनाती है। तो यही चीज़ होता है गठबंधन राजनीति। तो आपको एक विशेषता बताना है। तो गठबंधन राजनीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलता किसी पार्टी को, तब जो वह 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल आपसी सहयोग से मिलकर सरकार बनाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक पार्टियों के साथ मिलकर अपना सरकार बनाते हैं। गठबंधन राजनीति यानी कि अगर जो है एक पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती, तो वह जो है दूसरी पार्टियों का सहारा लेकर, यानी कि सहयोग लेकर सरकार बनाती है, और इसी को जो है गठबंधन राजनीति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टेट 1 काउज ऑफ द नक्सल मूवमेंट। तो नक्सल आंदोलन का एक कारण बताइए। तो नक्सल आंदोलन का एक प्रमुख कारण भूमि का असमान वितरण, यानी कि भूमि का समान तरह से वितरण नहीं किया जाना, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, और जो है भूमिहीन किसानों का शोषण था। इससे गरीब लोगों में असंतोष बढ़ा और अनेक लोग नक्सल आंदोलन से जुड़ गए। भूमिहीन यानी कि जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है, तो उनका अधिक शोषण होता था, अधिक अत्याचार होता था। इसी कारण जो गरीब लोग में जो असंतोष बढ़ गया और अनेक लोग जो है नक्सल आंदोलन से जुड़ गए। इसमें पहले जो कई गरीब किसानों के पास जो ज़मीन नहीं थी, जबकि जो कुछ लोगों के पास बहुत अधिक ज़मीन थी। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया भूमि का असमान वितरण, तो जिनके पास अधिक ज़मीन था और जिनके पास नहीं था, भूमिहीन थे, तो उन पे शासन करते थे। और इसी असमानता और शासन के कारण जो है गरीब लोग नाराज़ हुए और जो है नक्सल आंदोलन शुरू हुआ। तो इसी कारण से नक्सल आंदोलन शुरू होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम 1 मेजर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में किए गए किसी एक प्रमुख निर्वाचन सुधार का नाम लिखिए, यानी कि भारत में जो निर्वाचन सुधार किए गए तो उनके बारे में आपको एक बताना है। तो भारत में क्या क्या एक प्रमुख निर्वाचन सुधार है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि ईवीएम। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग, इससे मतदान प्रक्रिया तेज, पारदर्शी, निष्पक्ष तथा अधिक विश्वसनीय बनी और फर्जी मतदान में कमी आई। तो ये ईवीएम से अभी वोटिंग होती थी, पहले ये बैलेट पेपर पे होता था, यही एक आपका एक सुधार हुआ है।
तो पहले जो मतदान किस पे होता था, बैलेट पेपर से होता था, और अब जो है ईवीएम पे होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होता है, यानी कि वोट होता है। और इससे होता है क्या, ईवीएम अक्सर बेनिफिट्स क्या है कि ये बहुत ही जल्दी मतदान हो जाएगा और सही और सुरक्षित होता है, और इसमें जो गिनती भी आसानी से हो जाती थी। पहले बैलेट पेपर से होती तो उसमें काफ़ी दिन लग जाता था, काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्रेस इन डेमोक्रेसी? लोकतंत्र में प्रेस का मुख्य कार्य क्या है? तो लोकतंत्र में प्रेस का मुख्य कार्य है कि जनता तक जो सही, सत्य और निष्पक्ष समाचार पहुंचाना है, ताकि नागरिक जागरूक बने, सही निर्णय ले तथा सरकार के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सके। तो प्रेस का जो सबसे बड़ा काम रहता है वो लोगों तक जो सही और सच्ची खबर पहुंचाना है। इससे जो है जनता जो है देश दुनिया की जानकारी पाती है और जागरूक बनती है, और जो सरकार के कामों पर भी नज़र रख सकती है। तो इसीलिए जो लोकतंत्र में जो प्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसलिए जो है प्रेस को जो है लोकतंत्र मतलब कि चौथा पिलर, यानी कि फोर्थ पिलर, चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण को अगर बढ़ावा देना है तो इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है, क्यों आवश्यकता पड़ती है शिक्षा की, तो इसी के बारे में बताना है। तो राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है कि देश के सभी लोग जो मिलजुल कर एकता और भाईचारे से रहे। शिक्षा जो लोगों को जो है सही सोच देती है, अच्छे संस्कार और देश के प्रति जो है जिम्मेदारी सिखाती है। इसलिए जो राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में जो शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ देख लेते हैं, शिक्षा जो राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। भारत जो है विभिन्न धर्मों, यानी कि यहाँ पर अलग अलग धर्म है, भाषाएं अलग अलग बोली जाती है, जातियाँ भी अलग अलग है, और सबकी संस्कृतियाँ भी अलग अलग है। तो संस्कृतों वाला देश है, और ऐसी स्थिति में जो शिक्षा लोगों में एकता, समानता, भाईचारा और राष्ट्रीय भावना विकसित करती है। और शिक्षा जो है नागरिकों को संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय मूल्यों की जानकारी देकर उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। और शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में देशभक्ति, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामूहिक गतिविधियां आयोजित की जाती है, जिनसे जो है विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र एक दूसरे को समझते हैं और आपसी सम्मान बढ़ता है। शिक्षा जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और भाषावाद जैसे संकीर्ण सोच को कम करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और शिक्षा जो है नागरिकों को संविधान के मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की जानकारी देती है, और इससे जो है सभी नागरिक समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के महत्व को समझते हैं। शिक्षा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करती है और अंधविश्वास, भेदभाव तथा सामाजिक बुराइयों को कम करने में सहायता करती है। और इसके साथ ही शिक्षा लोगों को रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक विकास की दिशा में आगे बढ़ाती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक असमानताएं कम होती है। और इस प्रकार जो है शिक्षा राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाकर भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए जो शिक्षा की बहुत ही अहम भूमिका है राष्ट्रीय एकीकरण में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्रेस इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारतीय लोकतंत्र में प्रेस के समक्ष प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। तो भारत के लोकतंत्र में प्रेस की क्या क्या जो चुनौतियां सामने आती है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रेस का जो काम है कि सही और सच्ची खबर जो है जनता तक पहुंचाना, यानी कि लोगों तक पहुंचाना। लेकिन आज जो है प्रेस को अपना काम करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, जैसे कि इसमें बहुत से राजनीतिक पार्टियों का दबाव रहता है, और भी चीज़ें होती है, कहीं पर जो है फेक न्यूज़ भी आ जाता है, गलत खबरें भी चल जाती है। तो इसलिए जो इस पर बहुत सारी कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है प्रेस को। तो प्रेस जो है लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है। इसका मुख्य कार्य जनता तक सही, निष्पक्ष और समय पर समाचार पहुंचाना है। वर्तमान समय में भारतीय लोकतंत्र में प्रेस के सामने अनेक चुनौतियां, यानी कि अनेक समस्याएं, अनेक चैलेंजेस है, जो उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करती है। सबसे पहली चुनौती है फर्जी समाचार, यानी कि फेक न्यूज़ और अफवाहों का तेज़ी से फैलना है, जिससे लोग जो है लोगों में भ्रम पैदा होता है। और दूसरी चुनौती है राजनीतिक दबाव है, जिसके कारण कई बार समाचार निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं किए जा पाते। तीसरी चुनौती आपका आर्थिक और व्यावसायिक दबाव है, जहां अधिक लाभ हो और जो है विज्ञापनों के कारण समाचारों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, यानी कि ऐड जो आते हैं समाचार के बीच बहुत सारे ऐड आने लगते थे, ये सभी भी आपका जो है अधिक लाभ के कारण ये सभी चैलेंजेस है। और चौथी चुनौती आपका पत्रकारों की सुरक्षा है। कई पत्रकारों को जो धमकी मिलती है, हिंसा और दबाव का सामना करना पड़ता है। और पांचवी चुनौती है
सोशल मीडिया पर गलत जानकारी का तेज़ी से प्रसार है, यानी कि तेज़ी से फैल जाना, क्योंकि गलत चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैल जाती है समाचार के रिलेटेड, जिससे जो सही और गलत समाचारों में अंतर करना जो कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त मीडिया में पक्षपात, सनसनीखेज खबरों का बढ़ावा देना तथा नैतिक पत्रकारिता की कमी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, और इन सभी चुनौतियों के बावजूद जो प्रेस लोकतंत्र में जनता को जागरूक बनाने, सरकार को उत्तरदायी रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप भी शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो इसका पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो वहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप जो पढ़ सकते हैं, यानी कि वहाँ क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन नीचे देखेंगे तो डाउनलोड पीडीएफ करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो उससे क्लिक करके जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एग्जामिन द काउजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करने वाले कारणों का परीक्षण कीजिए। तो भारत में जो राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करने वाले कौन कौन से कारक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताओं की विवेचना करते हुए भारतीय लोकतंत्र में उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की क्या क्या विशेषता है, तो इसके बारे में बताना है, और इसका क्या महत्व है भारतीय लोकतंत्र में, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एवेलुएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स इन इंडिया। भारत में गठबंधन राजनीति के गुण एवं दोषों का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ द नक्सल मूवमेंट ऑन इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। भारतीय समाज एवं राजनीति पर नक्सल आंदोलन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इम्प्लीमेंटिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो भारत में निर्वाचन सुधारों को लागू करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल, इम्पोर्टेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रेस इन स्ट्रेंथिंग इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में प्रेस की भूमिका, महत्व एवं उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो सेट 3 ये था आपका मेजर पेपर 14 पॉलिटिकल साइंस का, तो ये कंप्लीट होता है। तो इस तरह आपका सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो बना दिया मैंने। आप लोग तीनों सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं तो और भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो आप इन 3 सेट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो और पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।